Hello everyone, welcome back to your own channel. This is your own channel Bright Spark Tutor and today we are discuss about macroeconomics. इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आई थी जिसके अंदर मैंने बताया था इकोनॉमिक्स क्या है। राइट, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट होते हैं और हम इकोनॉमिक को यानी कि इकोनॉमिक्स को हम कितने भागों में डिवाइड करके देखने वाले हैं। हम इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। सीखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, पिछली बार हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देखी थी। और पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। राइट, इंडियन इकोनॉमी भी हम देखेंगे। तो मैक्रो, माइक्रो, इंडियन। तो मैक्रो इकोनॉमिक आज हम स्टार्ट करेंगे, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था मैक्रो मीन्स बड़ा होता है, तो समष्टि, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जिस अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का, है ना, या संपूर्ण विश्व की भी आ सकती है, वर्णन किया जाए, संपूर्ण का वर्णन किया जाए, वो अर्थशास्त्र क्या होती है बेटा? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। देन होप सो समझ में आया होगा। तो अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणाएं क्या होती हैं। तो आ जाते हैं अपने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। यानी कि हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम जो जो चीजें पढ़ेंगे वो है पहला आपका मूल अवधारणाएं। मूल अवधारणाएं हम पढ़ेंगे। कुछ मूल अवधारणाएं हम समष्टि अर्थशास्त्र की जानेंगे। इसको आप बोल सकते हो कंसेप्ट ऑफ, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम इसके, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट हम इसके, क्योंकि देखो बेटा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो और सेकंड पढ़ेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम इसमें मुद्रा यानी कि मनी। हम पढ़ेंगे थर्ड इज मनी यानी कि मुद्रा, ठीक है, मुद्रा पढ़ेंगे। फोर्थ हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्या? बैंक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बैंक के बारे में, यानी कि बैंकिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है, बैंक के बारे में जानेंगे। देन फोर्थ एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे इसके अंदर, आप लिख लें ये सब बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे डिमांड। डिमांड कौन सी पढ़ेंगे? समग्र डिमांड, यानी कि मांग पढ़ेंगे पर समग्र पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेटिव डिमांड पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सप्लाई, पर सप्लाई कौन सी पढ़ेंगे? समग्र वाली पढ़ेंगे। पूर्ति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ति, ठीक है। हम पढ़ेंगे लास्ट इज बजट। Budget is very important for us for any examination with the related of 12th class and also related of competitive level exam. Right? बजट के बाद हम पढ़ेंगे लास्ट इज भुगतान शेष। एक तो पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड एक पढ़ेंगे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान शेष। बेटा ये और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत गौर फरमाइएगा, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम बेसिक कंसेप्ट, क्या आप लेसन नंबर 1 करके पढ़ते हैं अपना, ठीक है। आज हम लेसन नंबर 1 करके पढ़ते हैं। क्या? मूल अवधारणाएं। मूल अवधारणाएं, अवधारणाएं, ठीक है। मूल अवधारणाएं में क्या करेंगे हम? अच्छा, मैंने 2 बार लिख दिया अवधारणाओं को। ओके, इट्स ओके। ठीक है, मूल अवधारणाएं, ठीक है। मूल अवधारणाओं में हमने जानना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा ये वीडियो सभी उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे 12th क्लास में हैं या फिर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है बच्चे।
तो अब हम जब तक सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, सो हम इसको कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, हम कैसे समझ पाएंगे कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम प्रिपेयर करने वाले हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, है ना। तो इसीलिए अब हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम गुड्स या सर्विस की बात करते हैं ना बच्चे, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं गुड्स सर्विस की बात करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करेंगे। क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आप हेडिंग डाल लें, ऑफ गुड्स, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे वस्तुओं का वर्गीकरण। क्या बोलेंगे हिंदी में, वस्तुओं का वर्गीकरण हम करेंगे, ठीक है, वर्गीकरण। देन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हम वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। अब वस्तुओं के वर्गीकरण में पहली वस्तु देखो हम देखेंगे, पहली यानी कि पहली ए है आपकी, पहली वस्तु है अंतिम वस्तु मध्यवर्ती वस्तु, जिसे आप बोल सकते हो मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु भी आप इसे बोल सकते हो। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं, चलो मध्यवर्ती पढ़ते हैं पहले हम, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, मीडिएट गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और दूसरी है आपकी फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स। बेटा जब हम इंटरमीडिएट पढ़ते हैं इसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है, मध्यवर्ती, और इसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। अब इन दोनों में अंतर बेटा आपके एग्जाम में भी आता है, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती में अंतर आता ही आता है, ठीक है। तो ये क्या है, अब हम इसके बारे में अच्छे से तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे अच्छे से विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, और रबिश फिर। ओके डन। सो सबसे पहले मैं आपको पहली वस्तु यानी कि अंतिम वस्तु, सॉरी मध्यवर्ती वस्तु आपको समझाऊंगी, ठीक है बेटे। अब हम अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सी बेटा, इंटरमीडिएट वस्तु यानी कि, हाँ इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तु, है ना। इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, तो ये मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, क्या होती है मध्यवर्ती वस्तु, वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये उत्पादन क्या है, उत्पादन की सीमा रेखा क्या होती है। देखो बेटा, जो उत्पादन की सीमा रेखा, उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं की है, ठीक है, सीमा रेखा को पार नहीं किया। अब आप सोचेंगे कि मैम ये उत्पादन की सीमा रेखा क्या है ना। जब वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है ना, और उसमें आप कुछ भी एडिशन बाकी नहीं रह गया, ना तो मूल्यों का और ना ही किसी और चीज का, और वो डायरेक्ट क्या क्या डायरेक्ट अपने उपभोक्ता के पास चला गया। उपभोक्ता कौन है भाई, कस्टमर है, इसके पास कस्टमर है, पर कस्टमर कौन सा, जो खुद उसका कंजप्शन करे, जो खुद उसका कंजप्शन करे, यानी कि उसका खुद उपभोग करे, वो वाला कस्टमर कह रहे हैं हम। ऐसा नहीं, एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल, मैंने एक फोन खरीदना है, मैंने एक फोन खरीदना है। अब ये फोन मैंने खरीदा, ये मेरे लिए मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु, ये क्या तय करेगा इसकी उत्पादन की सीमा। जैसे मैंने इस फोन को खरीदा, और इस फोन को खरीदने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, ठीक है, ठीक है, आगे इसको किसी और को दे दिया, तो ये फोन मेरे लिए इंटरमीडिएट वस्तु थी, मध्यवर्ती वस्तु थी, क्योंकि मैंने खरीदा, मान लो मैंने खरीदा 50,000 का, ठीक है, और मैंने आगे बेच दिया इसको 60,000 का,
है ना, इसमें मैंने अपना लाभ कमाया, इसमें मैंने इंक्रीज किया पैसों को, तो ये क्या होगी बेटा, इंटरमीडिएट वस्तु हो गई, यानी कि इंटरमीडिएट मध्यवर्ती वस्तु हो गई, जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं करती है, यानी कि इसमें अभी कुछ ऐड होना या माइनस होना बाकी है। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। होप सो बच्चे समझ में आएंगी मध्यवर्ती वस्तु। अब ये अंतिम वस्तु क्या होती है, यानी कि बी इज, क्या है हमारा बी, क्या है हमारा फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तु क्या है ना, अंतिम वस्तु क्या है। तो अब हमारी अंतिम वस्तु क्या है, जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है, उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है। ठीक है, पार कर चुकी है, और और क्या बेटा, वेट, कर चुकी है, और अपने अपने उपभोक्ता उपभोक्ता के पास उसकी संतुष्टि के लिए, उपभोक्ता के पास उसकी संतुष्टि पूर्ण करने के लिए, उसकी संतुष्टि पूर्ण उसकी संतुष्टि पूर्ण करने हेतु करने हेतु उस तक पहुंच गई है। ठीक है, उस तक पहुंच गई है। ठीक है, जैसे कि यही फोन जो मैंने अभी लिया था, ये मोबाइल फोन मैंने जो अभी लिया था, अब मैं इसको यूज कर लूं, ठीक है, मैं इसको यूज कर लूं, तो ये मेरे लिए फाइनल गुड्स हो जाएगी, ना कि अंतिम गुड्स होगी, सॉरी, ना कि मेरी मध्यवर्ती वस्तु होगी, इंटरमीडिएट नहीं होगी, फाइनल गुड्स के अंदर ये आएगी। समझ गए, होप सो समझ में आया होगा दोनों वस्तुओं में अंतर क्या है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अब हम। डन, आगे बढ़ते हैं। मध्यवर्ती वस्तु आ गई समझ में, होप सो आ गई होगी, अंतिम वस्तु समझ में आ गई होगी। एक बार मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु में देखें, अगर मैं आपको इंटरमीडिएट गुड्स अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स में भेज, डन बच्चे, एक मिनट। वेट जस्ट अ मिनट, एंड दीज, डन बेटा। अगर हम यहाँ पर अब देखें, क्या, अगर हम यहाँ पर देखें बेटा कि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में अंतर देखें, है ना, इंटरमीडिएट में और फाइनल में अंतर देखें, तो क्या इसके अंदर हमें डिफरेंस दिखाई देगा, राइट, हमें इसके अंदर क्या डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती है, ये वस्तु जो होती है इंटरमीडिएट जो है आपकी, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या रहती है बेटा, उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर। इसका मतलब क्या है कि उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है ना, उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती है। देन इसका मतलब क्या है, और ये सीमा रेखा के बाहर रहती है ना, सीमा रेखा के बाहर। पता है इसका मतलब ये है कि ना, अभी इसमें इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा, इसमें अगर मैं बात करूं एडिशन की, तो इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा, और इसमें मैं बात करूं एडिशन की, तो इसमें एडिशन हो सकता है, तो इसीलिए ये उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर बताई गई है, और इसे उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर। लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में, देखो ये जो है बेटा, इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल मतलब बेटा रॉ मटेरियल के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसका मतलब इसका यूज हम
कच्चे माल के रूप में नहीं, तैयार वस्तु के रूप में करते हैं। तैयार वस्तु जो हमें उपभोग करना है, ठीक है, फाइनल गुड्स के रूप में हम इसमें करते हैं, फाइनल गुड्स के रूप में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो है हम क्या करते हैं, इन वस्तुओं पर व्यय जो रहता है लागत कहा जाता है। यानी कि इस पे जो खर्च आएगा मेरा, मैं उसे लागत कहूंगी, मैंने लागत लगाई है। ठीक है, और इस पे जो खर्च आएगा मेरा, इसको मैं बोलूंगी, इस पे जो खर्च आएगा मेरा, व्यय बोलते हैं खर्च को, इसमें मैं खर्च को बोलूंगी अंतिम व्यय बोलूंगी। क्या बोलूंगी मैं इसमें? अंतिम व्यय बोलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, इन वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इन वस्तुओं को अगर मैं कहूँ एनएनपी में जोड़ा जाएगा, एनएनपी में जोड़ा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और इन वस्तुओं को एनएनपी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इन वस्तुओं को एनएनपी में जोड़ा जाएगा। होप सो बच्चों आपको ये बेसिक कंसेप्ट में उपभोग वस्तु अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। उपभोग वस्तुएं आपको यानी कि जो आपकी है गुड्स वस्तुएं आई होंगी समझ में। अब जो इंसान उपभोग वस्तु है, यानी कि फाइनल गुड्स है, अंतिम वस्तु है, तो इसमें आती है ये उपभोग वस्तु। क्या आती है? उपभोग वस्तु, है ना। तो ये वस्तु नहीं होती, वस्तुएं होती है, कई टाइप की होती है उपभोग वस्तुएं। इसे हम बोलते हैं कंजप्शन गुड्स। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में इसे? हम बोलते हैं इसे कंजप्शन गुड्स, या फिर कंज्यूमर गुड्स भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कंजप्शन लिख रही हूं अभी मैं, कंजप्शन गुड्स, ठीक है, हम इसे बोलते हैं। तो ये कंजप्शन गुड्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके टिकाऊ। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी टिकाऊ क्या है, अर्ध टिकाऊ क्या है। और फिर होता है आपका, एक होता है अर्ध टिकाऊ, है ना, अर्ध टिकाऊ। टिकाऊ को हम बोल सकते हैं ड्यूरेबल, टिकाऊ को हम बोल सकते हैं ड्यूरेबल। ठीक है, और अर्ध टिकाऊ को हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, देन, ठीक है, जो आपका टिकाऊ है, फिर आता है आपका अर्ध टिकाऊ, ठीक है, एंड फिर आता है, ठीक है, और फिर आती है गैर टिकाऊ, और फिर आती है आपकी अभौतिक वस्तुएं, अभौतिक वस्तुएं। इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ड्यूरेबल, ठीक है, ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ठीक है, और नॉन ड्यूरेबल, ठीक है, और ये आ जाएगा नॉन मटेरियल्स, नॉन मटेरियल। अब आपको इंग्लिश में देखकर लग रहा होगा कि भाई ये तो थोड़े इजी से लग रहे हैं ना, कि ड्यूरेबल मतलब जो काफी टाइम तक टिके, जैसे कि कई वर्षों तक चले, जैसे स्कूटर है आपका, टीवी है आपका, है ना, जैसे टीवी हो गया, है ना, और स्कूटर हो गया, रेडियो हो गया, जो कई वर्षों तक चलता है, ईयरली चलता है वो। ठीक है, और वो जो कई वर्षों तक नहीं चलता, ये वस्तु ऊंचे मूल्य की नहीं होती। जैसे कपड़े हो गए, कपड़े चले तो कहते हैं ना, अ, अ, मिल जाए तो गम, सोने से कम नहीं, मिल जाए तो खो जाए तो गम नहीं, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। वो हो गया ये आपका सेमी ड्यूरेबल। जैसे आपके कपड़े हो गए, है ना, जो ईयरली तो नहीं चलते पर चले तो ठीक, ठीक है, ठीक है। अब आता है आपका नॉन ड्यूरेबल जो होता है, ये जो गैर टिकाऊ होते हैं, जैसे कि मिल्क है, गैर टिकाऊ मतलब जो ज्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, हमें पता है खत्म होना ही है, दोबारा से फिर हमें खरीदना पड़ेगा। अब भौतिक क्या होती है? सर्विसेज, सर्विस होती है ना, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, है ना, तो ये क्या हो गया? सर्विस हो गया। जैसे कि डॉक्टर आपको क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। एडवोकेट आपको क्या देता है? सर्विस देता है ना। तो ये सब क्या हो गए? सर्विसेज हो गई। ये वस्तु जो होती है नॉन मटेरियल होती है, दिखती नहीं है। ठीक है, ये वस्तु दिखती नहीं है। तो कंजप्शन ऑफ गुड्स, होप से समझ में आया होगा, कंजप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है, चार तरीके की वस्तुएं होती है, चार तरीके की वस्तुएं हमें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, कंजप्शन ऑफ गुड्स के अंदर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, होप सो समझ में आया होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू एवरीवेयर, कि यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे निवेश के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट जो आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। अब देखना कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं,
चाहे वो पैसों की हो या टाइम की हो। अगर आपको रिटर्न नहीं आ रहा है बेनिफिट के साथ, तो आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दे, फिर चाहे वो टाइम की हो या पैसों की हो। समझ रहे बच्चे? चलो, समझदार तो बहुत हैं आप। तो निवेश से अभिप्राय है पूंजी में स्टॉक में होने वाली वृद्धि। अच्छा, मैं बोलूं निवेश क्या है बच्चों, तो आप क्या आंसर देंगे? हाँ, क्या है निवेश? क्या होता है कि भविष्य के लाभ से, क्या बोलेंगे हम, भविष्य यानी कि फ्यूचर के लाभ, फ्यूचर में लाभ के उद्देश्य से आप ये लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? फ्यूचर में लाभ के उद्देश्य से, है ना? आप लिख सकते हैं फ्यूचर में लाभ के उद्देश्य से। वेट, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है? ब- आप लिख सकते हो कि भविष्य में, भविष्य में लाभ के उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से लगाई गई पूंजी, ठीक है? लगाई गई, लगाई गई पूंजी। पूंजी क्या होता है बेटा? पैसे होते हैं। पूंजी क्या कहलाती है? निवेश कहलाती है। ठीक है, याद रखना निवेश क्या होता है। ठीक है, निवेश को आप लिख सकते हैं पूंजी के स्टॉक के लिए, यानी कि निवेश को हम आई से लिख सकते हैं, जो पूंजी के स्टॉक के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है निवेश का। स्थिर निवेश होता है बेटा आपका, निवेश में अगर हम देखें तो पहला होता है आपका स्थिर निवेश, ठीक है? और दूसरा होता है आपका स्थिर निवेश और माल सूची निवेश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, जैसे स्थिर निवेश है, फिक्स्ड है भाई, ये तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है आपका। ठीक है, माल सूची निवेश जो है इन्वेंट्री है ना? इन दोनों में अंतर क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, देखो स्थिर निवेश क्या होता है, एक साल में आप अपनी, जैसे कि आप मशीन पे लगा रहे हो, आप अपने प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो। ठीक है, जब आपको पता है कि इसमें आप किसी साल के लिए, जैसे कि पूरे पूरे साल के लिए कोई चीज मशीन वगैरह खरीद रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, आप स्थिर निवेश कर रहे हो। ठीक है, आप स्थिर निवेश कर रहे हो। अगर इसमें आप पूरी परिसंपत्ति खरीद रहे हो, जैसे आपने मशीन खरीदी कोई, है ना, आपने प्लॉट खरीदा कोई, तो वो क्या है बेटा, स्थिर निवेश है। पर माल सूची निवेश क्या होता है बेटा? वो ना, माल सूची निवेश जो होता है आपका, ये आप कच्चे माल के रूप में अर्ध तैयार वस्तु खरीदते हो। ठीक है, इससे आपकी क्या होगा बेटा, माल सूची में अलग अलग परिवर्तन आएगा। ठीक है, सकल निवेश क्या होता है, इसमें हर साल एक वर्ष के दौरान पर खरीद किया गया व्यय होता है सकल निवेश। और शुद्ध निवेश होता है उत्पादन द्वारा नई परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय। ठीक है, ये होता है। अब आता है बेटा, निवेश के साथ आता है जब हम बिजनेस करते हैं ना बेटा, जब हम बिजनेस करते हैं, है ना, जब भी मैंने व्यापार करना है, मैंने व्यापार करना है, मैंने उद्योग करना है, तो मेरे पास प्रोडक्शन के लिए, सबसे पहले मुझे प्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट की। किसकी जरूरत पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट, है ना? और फिर मेरी इनकम जब आएगी, इनकम जब आएगी, तो मुझे पता चलेगा इन्वेस्टमेंट, इनकम में से जब मैं इन्वेस्टमेंट यानी कि इनकम में से, इनकम में से जब मैं इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूंगी, तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है ना? पर बेटा इसमें तीसरा चरण आ जाता है, डेप्रिसिएशन। क्या आ जाता है? डेप्रिसिएशन आ जाता है। आप ये सोचोगे मैम ये किस तरीके की, किस अजीब सी बीमारी का नाम आप ले रहे हो? एग्जैक्टली बेटा, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आपकी स्थिर परिसंपत्तियों में आने वाला, क्या बेटा, आपकी स्थिर परिसंपत्तियों में टूट फूट जो हो जाती है, डेप्रिसिएशन तो मैं बोलूंगी नॉर्मल वियर एंड टीयर जो हो जाता है ना, सामान्य है, आप इसको बोल सकते हो सामान्य टूट फूट। भाई देखो, जब भी मैं कुछ काम कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है सब ठीक ही जाएगा, है ना? सब कुछ ऐसा भी हो सकता है, मेरी मशीन टूट जाए, कुछ ऐसा नुकसान हो जाए, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब भी कोई कंपनी बनती है, या हम लोग कंपनी बनाते हैं, या हम कुछ करते हैं, तो हम उसके वियर एंड टीयर के लिए ना पहले से ही पैसा अलग निकाल के रखते हैं। अगर मैं नुकसान के लिए पैसा नहीं रखूंगी, तो शायद मैं डूब जाऊंगी। यानी डूबने का मतलब है कि मैं
लॉस में चली जाऊंगी और मेरी कंपनी बेहद नुकसान उठा सकती है। तो याद रहे इन्वेस्टमेंट इनकम और डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, सामान्य टूट फूट होती है। तो मैं इससे बचने के लिए क्या करूँ मैम, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेप्रिसिएशन फंड बनाते हैं और हर साल उसके अंदर हम कुछ फंडिंग करते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे मेरी मशीन अगर खराब हो तो मैं उसे खरीदने की क्षमता रख सकूं, एबिलिटी रख सकूं, एप्टीट्यूड रख सकूं। देन समझ में आया होगा, होप सो। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम इसके अलावा समझेंगे स्टॉक एंड प्रवाह, यानी कि फ्लो एंड स्टॉक के बारे में समझेंगे। अब अब हमारे पास जो भी संपत्ति है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, वो स्टॉक है या प्रवाह है ना, इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, स्टॉक है या प्रवाह है। तो अब हम इसमें डिफरेंस समझेंगे, स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, स्टॉक क्या है और प्रवाह क्या है। स्टॉक को इंग्लिश में स्टॉक ही कहते हैं और प्रवाह को इंग्लिश में फ्लो कहते हैं। ठीक है, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, देखो अगर किसी की संपत्ति है, स्टॉक क्या है, स्टॉक क्या है, बिंदु पर एक चर, यानी कि समय के एक बिंदु पर आप लिख सकते हो, समय के एक बिंदु पर, ठीक है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। और प्रवाह आप बता सकते हो कि अवधि के दौरान, एक अवधि के दौरान की बात कर रहे हैं हम, अवधि के दौरान की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो स्टॉक और प्रवाह में इतना अंतर होता है कि ये समय के निश्चित बिंदु की बात होती है और ये, जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, अगर मैं बात करूं संपत्ति की, तो संपत्ति बेटा एक निश्चित समय बिंदु पर है। और अगर मैं बात करूं आय की, तो आय मेरी प्रवाह हो जाएगी। अगर मैं बात करूं श्रम बल की, श्रम बल की, लेबर की, ठीक है, और अगर मैं बात करूं मुद्रा का व्यय, यानी कि खर्च की बात करूं, तो वो मेरा प्रवाह में आएगा। समझ में आ गई, होप सो आ गई होगी। अगर बैंक जमाए की बात करूं, अगर बैंक में पैसे जमा है, ठीक है, बैंक में पैसे जमा है, जमाए यानी कि उसकी, है ना, तो वो स्टॉक हो जाएगा। और अगर मैं पूंजी पर ब्याज की बात करूं, अगर मैं ब्याज ले रही हूँ, यानी कि मैं पूंजी ली है, उसमें ब्याज है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रवाह हो जाएगा। होप सो समझ में आया होगा बेटा, इसे भी कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं स्टॉक प्रवाह के बाद आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। किस पर आएंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हम आएंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर। न्यू टॉपिक लिखो, फोर्थ सेक्टर ऑफ। मैं वन शॉट वीडियो में इसलिए कवर करा रही हूँ बेटा, ताकि आप टुकड़ों टुकड़ों में ना पढ़कर एक साथ सारी चीजें पढ़ लें। ठीक है, अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र हैं, लिखो, अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र। ठीक है, लिखो चार क्षेत्र। अब चार क्षेत्र में पहला है परिवार क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, यानी कि फैमिली। क्या है, या बोल सकते हो हाउस होल्ड सेक्टर, क्या बोल सकते हो आप उसे, हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, ये है परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर है ये आपका। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें वस्तुओं की सेवाओं को उपभोक्ता में सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन से कारकों का संपादन स्वामी होता है। मतलब ये जहां पर हमारी जो वस्तु और सेवाएं है बेटा, वो क्या हो रही है, परिवार का गृहस्थ क्षेत्र में उत्पादन के कारकों और साधनों का स्वामी भी होता है ये, यानी कि सेवाओं में क्या हो रहा है बेटा, उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जा रहा है। तो परिवार क्षेत्र जहाँ पे डायरेक्ट उपभोक्ता आ रहे हैं, वो परिवार क्षेत्र है। सेकंड आता है आपका उत्पादक क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं बेटा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, देखो इकोनॉमी में कोई चीज अगर बनाई जा रही है, तो कौन उसे यूज कर रहा है, कौन उसे बना रहा है, किसके पास जा रही है, कौन बेच रहा है, ये जानने के लिए परिवार क्षेत्र वो क्षेत्र जो उपभोक्ता है, जो वस्तु को खरीदता है। उत्पादक क्षेत्र वो क्षेत्र जो वस्तु को बनाता है, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूस करता है।
वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में फार्में होती है, भूमि वगैरह तो भाड़े पर लेकर ही बनाते हैं। फिर आता है आपका थर्ड, थर्ड आता है सरकारी क्षेत्र। क्या आता है? सरकारी क्षेत्र। अब ये सरकारी क्षेत्र क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। अभी गवर्नमेंट सेक्टर क्या काम है भाई इससे? तो ये कल्याणकारी एजेंसी होती है। क्या होती है बेटा? कल्याणकारी एजेंसी होती है जो कि लोगों के कल्याणकारी रूप में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को बना के रखती है। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। और तीसरा आता है, चौथा आता है आपका विदेशी क्षेत्र। क्या आता है? विदेशी क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सेक्टर। क्या बोलते हैं उसे? एक्सटर्नल सेक्टर। इसमें क्या होता है बेटा? इनमें उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के निर्यात व आयात से तथा घरेलू अर्थव्यवस्था से विश्व के बीच में पूंजी प्रवाह से संबंधित होती है। तो हम उसे बोलते हैं विदेशी क्षेत्र। होप सो आपको चारों क्षेत्र समझ में आए होंगे बेटा। इसको अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो इसे। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, देन अब आते हैं, लास्ट आते हैं हम क्या भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सर्कुलर ऑफ द, सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा सर्कुलर ऑफ फ्लो इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब ये क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह। वेरी इंटरेस्टिंग दीज थिंग। पता है क्या होता है इसमें? आय का सृजन जो होता है मजदूरी ब्याज लगान के रूप में होता है, फिर व्यय होता है। आय के चक्रीय प्रवाह से सृजन है मतलब आय का सृजन और व्यय की समाप्त ना होने वाली क्रिया का प्रवाह है। यानी मैं क्या करती हूँ? मैं कमाती हूँ, ठीक है, मैं पैसा कमाती हूँ, है ना, मैंने इसको इनकम को कमाया, ठीक है, मैंने सृजन किया, कमाया मतलब मैंने सृजन किया। अब इसे सृजन करने के साथ मैंने व्यय कर दिया। कहाँ कर दिया? व्यय कर दिया। फिर मैंने कमा लिया इस तरीके की। तो अब मैं कैसे अब बताती हूँ मैं आपको पूरा उस तरीके से। देखो, चक्रीय प्रवाह के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? चक्रीय प्रवाह के लिए एक चित्र समझेंगे पहले, है ना, एक चित्र समझेंगे कि एक फेस होता है इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस का, है ना। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ इनकम। पहला आएगा आपका क्या, मैं यहाँ लेते हैं हम यहाँ पर कि नंबर वन पर क्या आएगा? नंबर वन पे क्या आएगा? वेट, हाँ, नंबर वन पे क्या आएगा बेटा आपका? पहले पे क्या आएगा? प्रोडक्शन। मैंने प्रोडक्शन किया यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, प्रोडक्शन करा, नंबर वन पर। नंबर टू, फिर मैंने क्या करा बेटा? जनरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। फिर डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर्स ऑफ इनकम। फिर मैंने क्या करा बेटा? जनरेट की इनकम, जनरेट की इनकम, है ना। पहले मैंने प्रोडक्शन किया, फिर मैंने इनकम बनाई, फिर मैंने इसको एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किया। अब एक्सपेंडिचर्स कैसे किया मैंने? वापस प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में भी किया। तो वो क्या हो गया मेरा? वापस वापस इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा, इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसे हम कैसे बनाएंगे सर्कुलर फ्लो में? जैसे मैंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करा तो मेरी इनकम जनरेट हुई, है ना, इनकम जनरेट हुई, ठीक है, इनकम जनरेट हुई। तो मैंने क्या करा बेटा? खर्च किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो आप इसे, एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर्स कहाँ किया बेटा मैंने? वापस अपने प्रोडक्शन के लिए, क्या करने के लिए? इन्वेस्ट करने के लिए, और कुछ मेरे अलग जो काम है उनमें मैंने एक्सपेंड किया। तो दिस इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, क्या है ये? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप इसे याद रखना बच्चे, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड
ये हुआ आपका कंप्लीट। ठीक है, ये हुआ आपका कंप्लीट। डन। इसमें मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ ट्वेल्थ के पर्पज से, कि ट्वेल्थ के पर्पज से इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा। आपकी वस्तुएं इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको वस्तुएं बताई थी, गुड्स के बारे में बताया था, उनके टाइप बताया था। बेटा ट्वेल्थ के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। बाकी एक बार बच्चे एनसीईआरटी जरूर रीड किया करो। ठीक है। उसके बाद आपका निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके टाइप एक बार बुक में और अच्छे से पढ़ना, है ना। चाहे कोई कितना भी पढ़ा दे, रीड करना मत भूला करो बुक को। ठीक है। उसके बाद आपका मूल्य ह्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल्य ह्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आप प्रिपेयर कर ले स्टॉक प्रवाह। ठीक है, स्टॉक व प्रवाह इंपॉर्टेंट है, चौथा। तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और और आय का चक्रीय प्रवाह लास्ट है आपका, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, ये ट्वेल्थ के पर्पज से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चे। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से और कवर कर ले, है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर से जो आया और तुम्हें ना पता हो। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डन। बस ये आपने कवर कर लेना है। ठीक है। इसके अलावा बच्चे एक और आपको मुझे सूचना देनी थी, इंफॉर्मेशन देनी थी बेटा। एक तो हमारा एनसीईआरटी कोर्स आ चुका है। ठीक है, जीएस फाउंडेशन यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, जो भी कोई बच्चा कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी कोर्स आ चुका है। इसके अलावा अब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं 9th टू 12th स्टूडेंट के लिए, और आपके जो बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। बाकी ऑफलाइन बैच तो आपके वही उसी तरीके से चल रहे हैं 9 to 12। इवन इवन ऑफलाइन में आपका 6th to 12th है, आपका 6th to 12th है जो मैं आपको पढ़ाती हूँ उसमें। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास, तो यू कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर 9818464029, या फिर इंस्टा पे भी आप ब्राइट स्पार्क ट्यूटर के नाम से आईडी है। ठीक है, पेज है हमारा ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। ठीक है, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो अच्छे से आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करें और अपने अक्षरा मैम के साथ जुड़े रहें। हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज जारी रखेंगे, इसी तरीके से मेहनत करें। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी रिवीजन कराऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और बहुत सारा मोटिवेशन दे, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या समझ नहीं आया, किसके ऊपर मुझे वीडियो बनाए, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, और हो सकेगा तो आपका डाउट भी क्लियर करूंगी। ओके बच्चे, अच्छे से प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफिज। टेक केयर एवरीवन।